नमस्कार दोस्तों। राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर आरपीएससी अजमेर के द्वारा आयोजित की जाने वाली ग्रेड सेकंड शिक्षक भर्ती वरिष्ठ अध्यापक जो भर्ती होने वाली है उसके लिए प्रथम प्रश्न पत्र के लिए जो सामान्य जीके प्लस शिक्षा मनोविज्ञान का पेपर होगा, मॉडल पेपर हम देख रहे हैं। लास्ट दिन हमने मॉडल पेपर नंबर 1 देखा था। आज हमारा मॉडल टेस्ट पेपर नंबर 2 रहेगा दोस्तों। और आज के पेपर में ही कुल प्रश्नों की संख्या रहेगी आपके, वो रहेगी 100। नवीन पाठ्यक्रम पर आधारित है। संपूर्ण व्याख्या आपको यहां पर मिलेगी दोस्तों। दूसरी बात, आज का जो हमारा टेस्ट है ना, इसके अंदर जो गत पेपर हुए हैं उनके अंदर जो प्रश्न आए हैं उन पर आधारित ये मॉडल पेपर बनाया गया है दोस्तों। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए ये पेपर रहेगा। सबसे पहले मित्रों, जिस प्रकार लास्ट पेपर को आपने प्यार दिया, लास्ट क्लास को आपने प्यार दिया, उसी प्रकार आशा रखता हूं आप सभी मेरे साथियों से कि इस पेपर को भी आप प्यार देंगे और अधिक से अधिक मित्रों तक शेयर करेंगे दोस्तों। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह, समय है हमारे पास, अभी दिसंबर में एग्जाम होना है, अक्टूबर महीना चल रहा है। अगर पेपर पेस्ट की आप संपूर्ण तैयारी करना चाहते हैं, लगभग 85 या 90% तक अंक लेकर आना चाहते हैं, तो कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप है, प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए। उसके स्टोर में जाइए और स्टोर के अंदर आपको सेकंड ग्रेड पेपर पेस्ट के नोट्स मिल जाएंगे, उनका अध्ययन जरूर कर लें। सभी मित्रों से कहना चाहता हूं, और उन्हीं नोट्सों की क्लासें हैं जो यूट्यूब पर आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, वहां से आप अटेंड कर सकते हैं दोस्तों। तो क्वेश्चनों की शुरुआत करते हैं। सबसे बड़ी बात, पर्याप्त समय हर क्वेश्चन में आपको मिलेगा। आपको हर क्वेश्चन है उसको देखकर कमेंट करते रहना है और अपना टेस्ट देना। 20 टेस्ट इस प्रकार में रखूंगा आपके सामने, जिनसे संपूर्ण तरीका आपका रिवीजन हो जाएगा दोस्तों। कुल अंक टेस्ट पेपर के 200 रहेंगे। समय मिलेगा आपको 2 घंटे का। हमें यहां पर 2 घंटे नहीं लगाने दोस्तों, क्योंकि हमें अभी पढ़ाई पर ध्यान देना है। कम समय में हम देखेंगे दोस्तों। तो ये रहा आपका पहला प्रश्न, कमेंट कर दीजिए। एक बार सभी साथी वीडियो को लाइक शेयर, और जो नए साथी आए हैं चैनल पर वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जिन साथियों ने बेल आइकन में ऑल नोटिफिकेशन ऑन नहीं कर रखा है, उनके पास जो क्लास होती है उसका नोटिफिकेशन नहीं आता है, इसलिए वो नोटिफिकेशन में ऑल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लें दोस्तों। पहला क्वेश्चन, हरिकेली संस्कृत नाटक के रचयिता कौन है? अजयराज चौहान, विग्रहराज प्रथम, विग्रहराज चतुर्थ या पृथ्वीराज चौहान? बता दीजिए। हरिकेली संस्कृत नाटक के रचयिता कौन है दोस्तों? सिंपल सा क्वेश्चन आपके लिए यह आया है दोस्तों, बता देना दोस्तों। हरिकेली नाटक कौन है? विग्रहराज चतुर्थ है दोस्तों। कौन है? विग्रहराज चतुर्थ। अब देखिए मित्रों, विग्रहराज चतुर्थ चौहान वंश के शासक थे, और चौहान वंश का स्वर्ण युग कहा जाता है इनका काल, स्वर्ण युग चौहान वंश का, याद रखना। दूसरी बात दोस्तों, इनका एक दरबारी विद्वान था, नाम था सोमदेव। क्या नाम था? सोमदेव। सोमदेव की जो रचना है उसका नाम है ललित विग्रह। क्या नाम है? ललित विग्रह। याद रखना है दोस्तों, इंपॉर्टेंट चीज आपके लिए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोधी को कौन से युद्ध में पराजित किया था? पानीपत, खातौली, नागौर या उदयपुर? मित्रों 100 क्वेश्चन है हमारे, और सभी मित्रों जब हमारा 100 नंबर का क्वेश्चन आ जाए तो उसके बाद आपको कमेंट करके अपना स्कोर है वो बताना है मेरे को। और आपको खुद को देखना है, टेस्ट नंबर 1 से लेकर टेस्ट नंबर जब हम 20 में पहुंचते हैं तो आपकी तैयारी कहां पर पहुंचती है, इन्हीं टेस्टों से पता चलेगा दोस्तों। तो महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोधी को कौन से युद्ध में? खातौली के युद्ध में दोस्तों। कब हुआ था खातौली का युद्ध? कब हुआ था दोस्तों? कब हुआ था? 1517 ईस्वी में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए, अच्छा क्वेश्चन है। खातौली ये बूंदी के निकट है, खातौली नामक स्थान दोस्तों, याद रखना है आपको। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, किस सन में अकबर ने मानसिंह को 7000 जात व 6000 सवार का मनसब प्रदान किया था? 1599, 1601, 1603, 1605?
बताइए, मान सिंह को 7,000 का जहाज, 6,000 का सवार का जो मनसब है अकबर ने दिया था, कब दिया था? मान सिंह है ये शासक कब बने थे? 1589 ईस्वी में कछावा राजवंश में ये शासक बने थे दोस्तों। इंपॉर्टेंट चीज आपके लिए ये रहेगा दोस्तों। और 1605 की बात करें तो 1605 के अंदर अकबर ने मान सिंह को ये मनसब है जो दिया था दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। सन 1837 में बीजक पहाड़ी बेरहाट स्थित अशोक के शिलालेख को किसने खोजा? कैप्टन बर्ट। कैप्टन बर्ट है, ये बार्ट लिखा हुआ है, बर्ट याद कर लो। कर्नल जेम्स टोड, कैप्टन हॉकिंस, आरसी अग्रवाल। बता दीजिए दोस्तों। अच्छा क्वेश्चन आपके सामने है। बीजक की पहाड़ी बेराट जिसको हम बोलते हैं, वहां पर अशोक के शिलालेख को किसने खोजा था दोस्तों? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 1837 ईस्वी की बात है ये। बेराट या बीजक पहाड़ी है कहां पर? ये जयपुर जिले में। कहां पर है ये? जयपुर के अंदर है। किसने खोजा था? कैप्टन बर्ट ने दोस्तों। किसने? कैप्टन बर्ट ने खोजा था दोस्तों। यही है आपकी बेरहाट सभ्यता। कौन सी है? बेरहाट सभ्यता दोस्तों। जो ये अशोक का शिलालेख है ना, ये वर्तमान में कहां पर है? यह है वर्तमान में कलकत्ता संग्रहालय में सुरक्षित दोस्तों। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है। संप सभा की स्थापना किसने की थी? गोविंद गुरु ने, मोतीलाल तेजावत ने, रामनारायण चौधरी ने, गोपाल सिंह खरवा ने। बताइए दोस्तों। संप सभा की स्थापना 1883 ईस्वी में किसने की थी? कमेंट करके बता दीजिए दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। संप सभा का प्रथम अधिवेशन, स्थापना 1883 में। प्रथम अधिवेशन कहां पर हुआ? मानगढ़ पहाड़ी पर। यह क्वेश्चन भी आया हुआ है। किसने की थी? गोविंद गुरु ने दोस्तों। गोविंद गुरु ने। गोविंद गुरु का जन्म कहां पर हुआ? यह बहुत अच्छा क्वेश्चन बन सकता है आपके लिए। गोविंद गुरु का जन्म कहां पर हुआ था? बांसिया गांव है। किस जिले में? बांसिया गांव, डूंगरपुर में। कहां पर? डूंगरपुर बांसिया गांव के अंदर। कब हुआ था? 1858 ईस्वी के अंदर दोस्तों। आ गया समझ में? अगले क्वेश्चन में बढ़े। क्वेश्चन नंबर 6। मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? मीठालाल व्यास, माणिक्यलाल वर्मा, हीरालाल शास्त्री या मंगाराम वेदे। मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? बताइए। देखिए, अध्यक्ष की बात अगर हम करते हैं कि अध्यक्ष किसको बनाया गया था? अध्यक्ष बने थे बलवंत सिंह मेहता। बलवंत सिंह मेहता। यहां से क्वेश्चन बन सकता है कैसा भी। उपाध्यक्ष की अगर मैं बात करूं मित्रों, तो उपाध्यक्ष कौन बना था? बूरेलाल भैया। बूरेलाल भैया दोस्तों। स्थापना कब की गई थी मेवाड़ प्रजामंडल की? 1938 ईस्वी में। किसने? किसके प्रयासों से? माणिक्यलाल वर्मा के प्रयासों से। ये जो मैं समय दे रहा हूं ना आपको, इसमें आपको कमेंट करना है। समझ गए मित्रों? हर क्वेश्चन में इतना समय आपको देता चल रहा हूं मैं। अगला क्वेश्चन, मत्स्य संघ का राजस्थान में विलय कब हुआ था? 18 अप्रैल 1948, 30 मार्च 1949, 15 मई 1949 या 26 जनवरी 1950। बताइए दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए। मत्स्य संघ का विलय राजस्थान में कब हुआ? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जब मत्स्य संघ का राजस्थान में विलय हो जाता है तो जो वृहत राजस्थान था उसका नया नाम आ जाता है संयुक्त वृहत्तर राजस्थान। संयुक्त वृहत्तर राजस्थान दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके लिए। संयुक्त वृहत राजस्थान के प्रधानमंत्री कौन बने थे?
कौन बने थे? हीरालाल शास्त्री। कौन बने थे? हीरालाल शास्त्री। राज प्रमुख कौन बने थे? सवाई मान सिंह। आजीवन बनाया गया था। राजधानी किसको बनाया गया था? जयपुर को। स्थापना कब हुई थी? 15 मई 1949 को। 15 मई 1949 को दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान निम्न में से कौन सी महिला जेल नहीं गई? अंजना देवी, नारायणी देवी, रत्ना शास्त्री या कालीबाई? हटकर क्वेश्चन आया दोस्तों। कौन है जो जेल नहीं गई थी दोस्तों? इनमें से 4 महिलाओं के नाम है। कौन नहीं गई थी जेल दोस्तों? कालीबाई दोस्तों। कालीबाई मात्र 13 वर्षीय भील बालिका थी ये कालीबाई दोस्तों। जो डूंगरपुर का रास्तापाल ग्राम है, वहां पर पाठशाला में अपने अध्यापक सिंघाबाई को मुक्त कराने के प्रयासों में जो रियासत के सैनिक थे उन्होंने गोलियों के द्वारा कालीबाई को भून दिया था और वहीं पर इनकी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु किस दिन हुई थी? यह क्वेश्चन बन सकता है इस बार। 21 जून 1947 को। समझ गए? आजादी से कुछ दिन पहले। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, किस लोक देवता की पत्नी उनकी मृत्यु के बाद सती हो गई? मलिनाथ, हरबूजी, तेजाजी या देवजी? बताइए दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए ये। किस लोक देवता की पत्नी उनकी मृत्यु के बाद सती हो गई? यहां पर पत्नी का नाम नहीं दिया गया है, लेकिन नाम मैं बता दूं आपको। नाम है पेमल दोस्तों। क्या नाम है? पेमल। पेमल पनेर गांव अजमेर में है। वहां के रामचंद्र जी जाट की बेटी थी पेमल दोस्तों। और लोक देवता है तेजाजी दोस्तों। समझे? तो तेजाजी की मृत्यु के बाद उनके साथ सती हो गई थी पेमल दोस्तों। तेजाजी का जन्म कहां पर हुआ था? तेजाजी का जन्म करनाल ग्राम नागौर जिले में। समझे? यहां पे क्वेश्चन नंबर 10 में चलिए, कि शासक को हशमत वाला राजा कहा जाता है? कि शासक को हशमत वाला राजा कहा जाता था? शेरशाह सूरी, राव मालदेव, मानसिंह प्रथम या चंद्रसेन? पहली बात, मारवाड़ का शासक है। अब आपको बताना है दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए। तो देखिए, सही आपका जो उत्तर रहेगा, हशमत वाला राजा राव मालदेव को कहा जाता है। अब देखिए राव मालदेव से क्वेश्चन। पहली बात, 1532 में ये जोधपुर की गद्दी पर बैठते हैं। समझ गए? यहां पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका। मालदेव का राज्यारोहण कहां पर होता है? सोजत में। कहां पर होता है? सोजत के अंदर। यह भी इंपॉर्टेंट है। मालदेव का राज्यारोहण सोजत के अंदर। मालदेव ने बीकानेर के शासक थे राव जेतसिंह, उनको हराया था 1541 के अंदर। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए बन सकता है दोस्तों। अच्छा क्वेश्चन आपके लिए। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 11, राजस्थान में 12वां ज्योतिर्लिंग कहां पर स्थित है? पुष्कर, श्री कोलायत, सिवाड़ या आमेर? राजस्थान में 12वां ज्योतिर्लिंग कहां पर है? राजस्थान में भगवान शिव का 12वां और अंतिम जो ज्योतिर्लिंग है वो सवाई माधोपुर में है। कहां पर है? सवाई माधोपुर में। सवाई माधोपुर में जगह कौन सी है? सिवाड़ दोस्तों। सिवाड़ सवाई माधोपुर के अंदर स्थित है दोस्तों। और यहां का जो मंदिर है उसके गर्भगृह में जो भगवान शिव का ज्योतिर्लिंग है वो हमेशा पानी में डूबा रहता है दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 12, केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान जहां स्थित है? जोधपुर, बीकानेर, बाड़मेर, गंगानगर? केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान कहां पर है? जहां पर है उसका नाम है बिछवाल। जिला आपको बता देना है। बता दीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए। अच्छा क्वेश्चन,
इसकी स्थापना की गई थी लगभग 1993 में। कब? 1993 के अंदर। बिछवाल है बीकानेर में। तो केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान किस जिले में? बीकानेर में दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 13 है, सुमेलित कर दिए, सुमेलित कीजिए पशु और उनकी नस्ल। इंपॉर्टेंट, जो साथी सेकंड ग्रेड में है वो रीट की भी तैयारी कर रहे हैं लगभग। तो यहां पे आप सभी साथियों को मैं बता देना चाहता हूं, ये जो टॉपिक है आपका, ये रीट में भी है, सेकंड ग्रेड में भी है। ऊंट, भेड़, बकरी, गाय, राठी, बीकानेरी, मगरा और जखराना। बताओ दोस्तों, सबसे पहले पूछिए ऊंट की नस्ल, और ऊंट की जो नस्ल है वो है आपकी बीकानेरी। कौन सी है? बीकानेरी। बात करें भेड़ की, भेड़ की नस्ल है मगरा। बात करें बकरी की, बकरी की है जखराना, और गाय की है राठी। 2, 3, 4, 1। सी ऑप्शन आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 14 में चलिए। राजस्थान सहकारी डेयरी फेडरेशन लिमिटेड RCDF का मुख्यालय कहां पर है? जयपुर, बीकानेर, जैसलमेर, बीकानेर, जयपुर या अजमेर? राजस्थान सहकारी डेयरी फेडरेशन लिमिटेड, बताइए दोस्तों। राजस्थान सहकारी डेयरी फेडरेशन लिमिटेड, जिसकी स्थापना 1977 में की गई। क्यों की गई इसकी स्थापना? राजस्थान के अंदर जो दुग्ध विकास कार्यक्रम है उनका संचालन करने के लिए, उपभोक्ता है उनको उचित मूल्य, शुद्ध व स्वास्थ्यवर्धक जो दुग्ध है उसका उत्पाद करने, पशुपालकों को दूध का उचित मूल्य दिलाने, इसके उद्देश्य से दोस्तों। कहां पर है मुख्यालय? जयपुर के अंदर, जयपुर में दोस्तों। स्थापना 1977 में। अगला क्वेश्चन, वर्ष 2001 से 2011 अवधि में राजस्थान के निम्नांकित जिलों में से किसमें उच्चतम दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर पाई गई? जैसलमेर, अलवर, जालोर और बाड़मेर। बता दीजिए। देखिए, उच्चतम दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर जिस जिले की रही है वो जिला है आपका, जिले का नाम नहीं, उसकी जनसंख्या वृद्धि दर 2001 से 2011 के बीच 32.5%। 32.5%। समझे आप यहां पे? अच्छा क्वेश्चन है ये आपके लिए। सीधा जिला पूछा आपको, और जिला है आपका बाड़मेर जिला दोस्तों। बाड़मेर जिला। 2 नंबर पे आपका जैसलमेर रहेगा, जिसकी वृद्धि दर रही है वो रही है 31.8%। तो सर्वाधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर किस में रही? बाड़मेर में। तो क्वेश्चन बन गया आपका, न्यूनतम दशकीय वृद्धि दर वाला जिला कौन सा है? श्रीगंगानगर। कितनी थी दोस्तों? बता दो जल्दी से। 10% दोस्तों। हो गए 2 क्वेश्चन तैयार यहां से आपके। क्वेश्चन नंबर 16, राजस्थान में निम्नलिखित में से किस प्रकार के वन 75 से 110 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं? सबको पता है, कोई बताने की जरूरत ही नहीं है। डूंगरपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, उदयपुर, कोटा, बारा, झालावाड़, वहां पर पाए जाते हैं ये वन। उष्ण कटिबंधीय कंटीले वन तथा झाड़ियां, मिश्रित पतझड़ वन, शुष्क वन, शुष्क सागवान वन। तो बता दीजिए। 75 से 110 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में शुष्क सागवान वन पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नांकित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? बताइए। सीमेंट मोडक, उर्वरक गड्ढेपान, ग्लास यानी कांच लिलवानी और तांबा खेतड़ी। बताइए दोस्तों। तो देखिए मित्रों, यहां पर सबसे पहले बात करें अगर हम, तो सीमेंट उद्योग है वो मोडक में है। उर्वरक उद्योग गड्ढेपान के अंदर है, ये भी उर्वरक वाला भी आपका सही है। गड्ढेपान कोटा, ये याद करना है आपको मित्रों। हर एक चीज इंपॉर्टेंट रहती है एग्जाम के अंदर, ये नहीं है कि कोई भी चीज हम छोड़ दें दोस्तों। आगे नाम आ रहा है ग्लास या कांच, लिलवानी। ये गलत है आपका मित्रों। लिलवानी,
लिलवानी मैग्नीज उत्पादन का है। किसका? मैग्नीज का उत्पादक क्षेत्र है ये। समझे आप? यहां पे कांच या ग्लास है ना आपका, ये कहां पर? धौलपुर, अलवर, कोटा, यहां पर उद्योग है इसके। समझ गए यहां पे? और तांबा, खेतड़ी, ये भी सही है। तो सुमेलित कौन सा नहीं है? ये सी वाला दोस्तों आपका। क्वेश्चन नंबर 18 है, पृथ्वी पर भूमि सतह की औसत ऊंचाई कितनी है? 1040 मीटर, 940 मीटर, 840 मीटर, 740 मीटर। पृथ्वी पर भूमि सतह की औसत ऊंचाई कितनी है? बता दीजिए दोस्तों। सिंपल सा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। भूमि सतह की औसत ऊंचाई है आपकी 840 मीटर दोस्तों। कितनी है? 840 मीटर। यहां पे देखिए 840 है बी ऑप्शन में, 840 मीटर। सिंपल सा क्वेश्चन आपके लिए। आगे चलिए, 19 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित महासागरों में से कौन सा एक संभवतया पेंथालासा का अवशिष्ट भाग है दोस्तों? बताइए। अंध, प्रशांत, हिंद या आर्कटिक? समय है आपके पास। पेंजिया व पेंथालासा अलग अलग हुए थे। पूछा है आपको पेंथालासा का अवशिष्ट भाग, वो आपको बताना है दोस्तों, पेंजिया के चारों ओर। तो मित्रों यहां पे देखिए, प्रशांत महासागर सबसे बड़ा है, सबसे गहरा है, तो आपका सही उत्तर भी रहेगा प्रशांत महासागर दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 20, कौन सी एक ग्रही पवन नहीं है? ध्रुवीय पवने, पछुआ पवने, व्यापारिक पवने, मानसून पवने? कौन सी एक ग्रही पवन नहीं है दोस्तों? बताइए दोस्तों। पृथ्वी के विस्तृत क्षेत्र पर एक ही दिशा में वर्ष भर चलने वाली पवन को ग्रही या स्थायी पवन कहा जाता है दोस्तों। ग्रही या स्थायी पवन। उसके अंतर्गत आपकी ध्रुवीय पवने आती है, पछुआ पवने आती है, व्यापारिक पवने आती है, जबकि मानसूनी पवने ग्रही पवनों में नहीं आती है दोस्तों। मानसूनी पवने दोस्तों। अब देखिए आपका यहां पे डी ऑप्शन सही हो गया। मानसूनी पवने जब हमारे गर्मी रहती है उस समय समुद्र से स्थल की ओर चलती है, जब हमारे सर्दी रहती है तो स्थल से समुद्र की ओर चलती है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 21, सुमेलित करना है पर्यटन केंद्र और जिला आपको बताना है। पांडुपोल, जसवंतड़ा, लालगढ़, गागरोन किला, झालावाड़, बीकानेर, अलवर और जोधपुर? जल्दी से बता दो मित्रों, कमेंट कर दो, आपके पास समय है। चलो हम भी साथ में सुमेलित करते हैं। पांडुपोल, पांडुपोल है अलवर में दोस्तों, पांडुपोल अलवर में। जसवंतड़ा जोधपुर में है दोस्तों। लालगढ़ बीकानेर में है और गागरोन का किला झालावाड़। 3 4 2 1, 3 4 2 1, ये रहा आपका ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 22, वर्तमान विश्व में कौन सा प्रदेश ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि दर दर्शाता है? पूर्वी यूरोप, मध्य एशिया, मध्य अफ्रीका, दक्षिणी अमेरिका? बताइए दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि दर कौन सा? पूर्वी यूरोप दोस्तों। देखिए मित्रों, पूर्वी यूरोप है। अगर हम बात करें वर्ष 1900 की, वर्ष 1900 में यूरोप जो आपका महाद्वीप है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा महाद्वीप है ना, वर्ष 1900 में कुल विश्व की जनसंख्या में 25% योगदान था इसका। समझे दोस्तों? अब संयुक्त राष्ट्र संघ ने एक अनुमान लगाया है कि 2050 तक विश्व जनसंख्या में यूरोप का जो योगदान है वो 7% घट जाएगा। घटकर
7% घटेगा नहीं, 25 से सिर्फ 7% पर आ जाएगा 2050 तक दोस्तों, याद रखना है आपको ये। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य म्यांमार के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा नहीं करता है? अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, त्रिपुरा या मणिपुर दोस्तों। सिंपल क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आगे देखेंगे कि म्यांमार के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करने वाले कौन कौन से भारतीय राज्य हैं दोस्तों। यहां पे आपका जो सही रहेगा वो रहेगा त्रिपुरा। त्रिपुरा आपका म्यांमार के साथ सीमा साझा नहीं करता अंतर्राष्ट्रीय। देखिए, बात म्यांमार की करें तो 4 राज्य सीमा साझा करते हैं। कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, समझे, मणिपुर, और बचा कौन सा है? मिजोरम। ये 4 राज्य हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा म्यांमार के साथ बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, मानसून निम्न में से किससे प्रभावित नहीं होता? ITCZ बताइए दोस्तों। भूमि एवं सागरीय भागों का भिन्न भिन्न दरों में गर्म होना, पश्चिमी जेट स्ट्रीम का विस्थापन, या नॉर्वेस्टर। प्रभाव देखिए, ITCZ का विस्थापन से होता है, भूमि एवं महासागरीय भागों का भिन्न भिन्न दरों से गर्म होने से होता है, पश्चिमी जेट स्ट्रीम से होता है, जबकि नॉर्वेस्टर से मानसून प्रभावित नहीं होता है दोस्तों। हिंद महासागर, अरब सागर की ओर से भारत के जो दक्षिणी पश्चिमी तट है उसकी ओर आने वाली हवाओं को हम मानसून कहते हैं मित्रों। और ये नॉर्वेस्टर जो हमारे नाम आया है यहाँ पे, ये क्या है? न्यूजीलैंड के अंदर जो ऊंचे पर्वत है वहां से उतरने वाली जो गर्म शुष्क हवा है उसको नॉर्वेस्टर कहते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी एक गंगा में दक्षिण की ओर से नहीं मिलती है? सोम, यमुना, गोमती, पुनपुन। गंगा 2525 किलोमीटर लंबाई वाली गंगा नदी की हम बात कर रहे हैं दोस्तों। गंगोत्री के पास गोमुख हिमानी उत्तराखंड से इसका उद्गम होता है, बंगाल की खाड़ी में यह नदी गिरती है। सबसे बड़ी गंगा की सहायक नदी है वो है आपकी यमुना नदी दोस्तों। बताइए दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन। तो यहां पे रहेगा आपका सही जो है वो है गोमती नदी। कौन सी है दोस्तों? कौन सी है? गोमती नदी दोस्तों, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी गैस ओजोन सरण के लिए प्रत्यक्षतः उत्तरदायी नहीं है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी CFC, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड या हाइड्रोकार्बन। ओजोन सरण के लिए प्रत्यक्ष उत्तरदायी क्लोरोफ्लोरो है, नाइट्रस ऑक्साइड है, हाइड्रोकार्बन है, कार्बन डाइऑक्साइड। ये प्रत्यक्ष उत्तरदायी नहीं है दोस्तों, तो ऑप्शन बी CO2 कार्बन डाइऑक्साइड यह है दोस्तों। मित्रों, जो ये ओजोन परत सूर्य से जो पराबैंगनी किरणें आती है उनको अवशोषित करती है और इसी वजह से इसको पृथ्वी का सुरक्षा कवच कहा जाता है दोस्तों। आ गया समझ में आपको? अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से भारतीय राज्य की ना तो तटरेखा है और ना ही अंतर्राष्ट्रीय सीमा है? पंजाब, तेलंगाना, हिमाचल प्रदेश और असम। बताइए। तटरेखा भी नहीं है, यानी समुद्र भी तट नहीं है, और ना ही किसी देश के साथ सीमा बनाता है। पंजाब तो बनाता है किसके साथ? पाकिस्तान के साथ। तेलंगाना नहीं बनाता है। यह रहा आपका बी ऑप्शन। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े मित्रों, तो यह रहा आपका 28 नंबर कि संविधान संशोधन अधिनियम ने राजस्थान में राज प्रमुख संस्था का लोप किया था। राज प्रमुख संस्था का लोप, मानसिंह बने थे ना, उसी का
छठवां संविधान, सातवां संविधान, आठवां संविधान या नौवां संविधान संशोधन अधिनियम? बता दीजिए दोस्तों। राज प्रमुख संस्था है, इसका लोप किया गया 1956 के अंदर। राज्यपाल इसकी जगह पद है, वो सर्जित किया गया। इसी के साथ जो अव्यवस्था श्रेणियों के अंदर राज्यों को बांटा गया था उसको भी समाप्त किया गया। यह था आपका सातवां संविधान संशोधन अधिनियम 1956। आ गया समझ में? बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 29, मुख्यमंत्री की नियुक्ति भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत होती है? मुख्यमंत्री की नियुक्ति की बात हो रही है। अनुच्छेद 164, 154, 153, 163। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है? किसके द्वारा की जाती है मुख्यमंत्री की नियुक्ति? राज्यपाल के द्वारा। और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा मुख्यमंत्री की सलाह पर की जाती है। तो मुख्यमंत्री की जो नियुक्ति होती है वो होती है अनुच्छेद 164 के तहत, अनुच्छेद 164 के तहत। क्वेश्चन नंबर 30, सुमेलित करना है क्रांति और उसका संबंध क्षेत्र दिया गया है। 4 क्रांतियां, 4 संबंध क्षेत्र सुमेलित करके आपको यहां पर बताना है दोस्तों। सबसे पहले है हरित क्रांति, और हरित क्रांति का संबंध है कृषि से। पीत क्रांति तिलहन से। सफेद क्रांति नाम से ही पता चल गया, सफेद दूध होता है, दुग्ध से। और नीली क्रांति मछली पालन से। 2 1 3 4, 2 1 3 4, ये रहा आपका ऑप्शन डी यहां पे। क्वेश्चन नंबर 31, निम्नांकित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? राजस्थान के मुख्य सचिव, कार्यकाल और अवधि आपको यहां पर बतानी है। सुमेलित नहीं है वो आपको बताना। देखिए, गोपाल कृष्ण भनोत 28/11/1987 से 29/12/1980, यह डीपली क्वेश्चन आया, थोड़ा सा डीपली क्वेश्चन है मित्रों। पहला सही है। दूसरा है विपिन बिहारी लाल माथुर 10/3/1986 से 31/1/1992, यह भी सही है। मिट्ठालाल मेहता 1994 में बने थे, यह गलत है। यहां पे मिट्ठालाल मेहता की मैं यहां पे नीचे लिख दूं एक बार आपके सामने। मिट्ठालाल मेहता बने थे 2/2/1994 को, और कब तक रहे थे? 31/12/1997 को, 1997 तक। तो सुमेलित आपका मिट्ठालाल मेहता वाला नहीं है, और आर के नायर वाला 2002 से 2005, ये भी सही है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर चलते हैं हम 32 की ओर। राजस्थान राज्य सचिवालय के निम्नांकित पदाधिकारियों पर विचार कीजिए। मुख्य सचिव, उप सचिव, अतिरिक्त सचिव और शासन सचिव दिए गए हैं आपको। बताइए दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पदाधिकारियों पर विचार करना है, सही अवरोही क्रम में इनको व्यवस्थित करना है दोस्तों। तो चलिए करना है तो करते हैं मित्रों। सबसे पहले सबसे बड़ा मुख्य सचिव, मुख्य सचिव के नीचे कौन आएगा? शासन सचिव, उसके बाद अतिरिक्त सचिव, उसके बाद उप सचिव। 1 4 3 2, 1 4 3 2 कहां पर है? 1 4 3 2, ये रहा आपका ऑप्शन डी यहां पे। क्वेश्चन नंबर 33, राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या और सेवा शर्तों का अवधारण कौन करता है? राज्यपाल, राष्ट्रपति, राज्य विधानसभा या मुख्यमंत्री? राजस्थान लोक सेवा आयोग यही करवा रहा है हमारी भर्ती। अध्यक्ष या सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष या 62 वर्ष, इनमें से जो भी उम्र अगर 62 वर्ष पहले हो गई तो वो या 6 वर्ष कार्यकाल रहता है दोस्तों। आरपीएससी की स्थापना 1949 में कहां पर की गई थी? जयपुर के अंदर। बाद में सत्यनारायण राव समिति की सिफारिशों पर, जो राजस्थान एकीकरण के समय होता है, अजमेर इसका कार्यालय है, वो स्थानांतरित किया गया। और सही आपका रहेगा सदस्यों की संख्या, सेवा शर्तें,
का उदाहरण कौन करता है? राज्यपाल करता है दोस्तों। कौन? राज्यपाल। क्वेश्चन नंबर 34 है, राज्यपाल अपने स्वविवेकी कृत्यों को छोड़कर अपने कृत्यों का निर्वहन की सहायता और सलाह से करेगा किसकी? मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री एवं मंत्रिपरिषद, मंत्रिपरिषद एवं मुख्यमंत्री एवं मंत्रिमंडल। बता दीजिए। तो ये चीज है ना जो ऊपर हमने क्वेश्चन पढ़ा है, ये आर्टिकल 163 में है दोस्तों, और सही रहेगा ऑप्शन बी, मुख्यमंत्री एवं मंत्रिपरिषद की सलाह से दोस्तों, सहायता एवं सलाह से। क्वेश्चन नंबर 35, 2 अक्टूबर 1959 को नागौर में राजस्थान में पंचायती राज का औपचारिक उद्घाटन किसने किया था? बहुत अच्छा क्वेश्चन आया है। नागौर में एक गांव है बगदरी, और बगदरी गांव में 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज का उद्घाटन किया गया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 36, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के अनुसार जिला स्थापन समिति का अध्यक्ष कौन होता है? जिला कलेक्टर, जिला प्रमुख, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला शिक्षा अधिकारी। कमेंट कर दो फटाफट दोस्तों। कौन होता है? जिला प्रमुख दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 37, सरपंच और उप सरपंच की अनुपस्थिति में ग्राम सभा की बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा? खंड विकास अधिकारी, ग्राम सेवक, ग्राम सभा का सबसे बुजुर्ग व्यक्ति, कोई भी उपस्थित सदस्य जिसे ग्राम सभा के सदस्यों द्वारा इस प्रयोजन हेतु चुना गया हो दोस्तों। जो ग्राम पंचायत है उसमें जो पंजीकृत वयस्क स्त्री पुरुष होती है उनके मतदाताओं से मिलकर ग्राम सभा का निर्माण होता है। इसका राजनीतिक प्रमुख सरपंच होता है, जबकि प्रशासनिक प्रमुख कौन होता है? ग्राम सचिव होता है दोस्तों। जब इसकी बैठक होता है उसकी अध्यक्षता सरपंच करता है, जब सरपंच अनुपस्थित है तो उप सरपंच करता है, जब दोनों ही अनुपस्थित है तो जो सदस्य हैं, कोई भी उपस्थित सदस्य जिसे ग्राम सभा के सदस्यों द्वारा इस प्रयोजन हेतु चुना गया हो वो अध्यक्षता करता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 38, भारत सरकार अधिनियम 1919 के संदर्भ में निम्नांकित कथनों में से कौन सा एक असत्य है? द्विसदनात्मक विधानमंडल आरंभ किया गया, उच्च सदन को राज्य परिषद कहा गया, निम्न सदन को विधानसभा कहा गया, विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष निश्चित किया गया। बताइए दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पूछा क्या है? असत्य कौन सा है? तो यहां पे देखिए मित्रों, अगर हम बात करें तो द्विसदनात्मक विधानमंडल की स्थापना की गई थी, राज्य परिषद उच्च सदन था, यह भी सही है, विधानसभा निम्न सदन था, यह भी सही है। इसका एक संविधान था जिसमें अनुच्छेद बना था 172। राज्य की जो विधानसभा ये विघटित नहीं कर दी जाती तो अपने प्रथम अधिवेशन के लिए नियत तारीख से 5 वर्ष तक बनी रहेगी। मतलब विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष निश्चित नहीं किया गया था। समझ गए आप? डी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 39, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन कब हुआ? 98, 99, 2000 या 2001? मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की धारा 21(1) के तहत राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन 18 जनवरी 1999 को किया गया। कार्य प्रारंभ कब किया था? कार्य प्रारंभ मार्च 2000 से, मार्च 2000 से ये क्रियाशील है जो हुआ था दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, बी ऑप्शन यहां पे सही है आपका। क्वेश्चन नंबर 40, किस अवसर पर गांधी ने यह घोषणा की कि भारत में ब्रिटिश राज इस महान देश में नैतिक, भौतिक, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक विनाश लेकर आया है। मैं इस शासन को अभिशाप मानता हूं।
मैं शासन की इस व्यवस्था को छिन छिन करने, छिन भिन या छिन छिन करने आया हूं। राजद्रोह मेरा धर्म हो गया है। कब कहा? किस दिन से राजद्रोह मेरा धर्म हो गया है गांधी जी के अनुसार? 4 ऑप्शन है। अच्छा क्वेश्चन है। जब बोलते हैं ना कि डीपली क्वेश्चन, इस बार गांधी जी टॉपिक नहीं है सिलेबस में, लेकिन फिर भी ये क्वेश्चन आया हुआ है पहले, तो मैंने करवा दिया मित्रों। 6 अप्रैल 1930 को दांडी में दोस्तों यह बात कही। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41, भारत के संविधान के निम्नांकित अनुच्छेदों में से किसको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा? कल जो हमारा टेस्ट था ना, उसमें क्वेश्चन आया था इस संविधान से रिलेटेड, तो मैंने वहां पे बताया था कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इस अनुच्छेद को भारत के संविधान की आत्मा कहा है। कौन सा है? 16, 17, 32, 21, कौन सा अनुच्छेद है दोस्तों? इंपॉर्टेंट है आपके लिए। कौन सा है? अनुच्छेद 32 है दोस्तों। अच्छा क्वेश्चन है ये आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 42, निम्नांकित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? संवैधानिक प्रावधान और स्रोत दिए गए हैं। मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका, संसदीय लोकतंत्र ब्रिटेन, नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड, आपात उपबंध रूस। बता दीजिए दोस्तों, क्योंकि जो भारत का संविधान बना था तो उसके अनेक देशों से उसमें जो नियम है उनकी सहायता ली गई थी दोस्तों। बता दीजिए दोस्तों। तो यहां पे देखिए, मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका, संसदीय लोकतंत्र ब्रिटेन, नीति निर्देशक तत्व है आयरलैंड। तीनों सही है आपके, तीनों के तीनों सही है दोस्तों। अब आपात शक्तियों के अंदर अगर हम बात करते हैं, मौलिक अधिकार संबंधी जो आपात की शक्तियां हैं वो जर्मनी से ली गई थी। रूस गलत है आपका, डी ऑप्शन यहां पे सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, भारत सरकार अधिनियम 1935 के संदर्भ में सत्य कथन की पहचान कीजिए। तो चलिए देखते हैं कौन सा सही असत्य। पहला, अधिनियम के अनुसूची 7 में 3 सूचियां थी जो केंद्र और प्रांतों के मध्य शक्ति विभाजन को दर्शाती थी। सही है। अब देखिए, केंद्र सूची में 59 विषय हैं, यह भी सही है। प्रांतीय सूची में 36 विषय थे और अवशिष्ट शक्तियां गवर्नर जनरल के अंतर्निहित की गई थी दोस्तों। तो देखिए यहां से पहला सही है, दूसरा सही है, लेकिन तीसरा सी ऑप्शन आपका गलत है। यह सही है सी ऑप्शन। अब देखिए यहां पे यह सत्य है। प्रांतीय सूची में विषयों की संख्या 54 थी। कितनी थी? 54। लेकिन 36 विषय किसमें थे? 36 में किसमें थे? समवर्ती सूची में। याद रखना आपको। क्वेश्चन नंबर 44, भारत के संविधान में उल्लेखित मौलिक कर्तव्यों के संबंध में निम्नांकित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? मैं पढ़ता जाऊंगा, जो गलत होगा वो आपको बता दूंगा। आप अपना कमेंट स्पीड के साथ पढ़कर दीजिए। भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों का समावेश 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा किया गया। भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख अनुच्छेद 51 क में किया गया है। भारत के नागरिक का यह कर्तव्य है कि वे वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद एवं ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करेगा। भारत के नागरिकों के लिए मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख संविधान के भाग 4 में किया गया है। भाग 4 के ऑप्शन क में किया गया है। हो गई ना थोड़ी सी गलती? 42वां संविधान संशोधन 1976 हुआ था, इसकी जरूरत नहीं है यहां पे। तो डी ऑप्शन यहां पे गलत है आपका। क्वेश्चन नंबर 45, निम्नांकित को सुमेलित कीजिए। मूल अधिकार और अनुच्छेद आपको दिए गए हैं। कारखानों में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध, अंतःकरण की स्वतंत्रता, बलात् श्रम का प्रतिषेध, अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा। बता दीजिए। अच्छा क्वेश्चन है ये आपके लिए। तो देखिए, कारखानों में बालकों के नियोजन पर प्रतिषेध अनुच्छेद 24, अंतःकरण की स्वतंत्रता अनुच्छेद 25, समझे कुछ? बलात् श्रम का प्रतिषेध अनुच्छेद 23 और अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा या सुरक्षा अनुच्छेद 29। 2, 3, 1, 4।
ये रहा बी ऑप्शन आपका सही। क्वेश्चन नंबर 46, निम्नांकित में से कौन सा कथन भारत के राष्ट्रपति के संदर्भ में सही नहीं है? वह संसद के किसी भी सदन को विघटित कर सकता है। क्या कर सकता है? समझे आप? यहां पे नहीं कर सकता है। राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन को विघटित नहीं कर सकता है। पहला ही आपका गलत हो गया, तो मतलब ए ऑप्शन सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 47, निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में प्रधानमंत्री का चयन संसद करती है। प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है। दोस्तों, कथनों पर विचार कीजिए, सही कथन है उसका चयन कीजिए। ऑप्शन नीचे दिया गया आपको। पहला देखिए, भारत में प्रधानमंत्री का चयन संसद, यह गलत है, यहां पे राष्ट्रपति होगा। तो पहला गलत हो गया। प्रधानमंत्री की सलाह से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, यह सही है आपका। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है, यह भी सही है। तो दूसरा और तीसरा सही है यहां पे, ऑप्शन बी 2 व 3 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 48, निम्नांकित राजनीति के निर्देशक सिद्धांतों में से कौन सा भारत के संविधान में मूलतः सम्मिलित नहीं था? पुरुष और स्त्री को समान रूप से जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार, ग्राम पंचायतों का संगठन, उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों की सहभागिता, कृषि और पशुपालन का संगठन। भाग 4 अनुच्छेद 31 से लेकर 51 तक नीति निर्देशक सिद्धांतों का वर्णन किया गया है। अब देखिए यहां पे कौन सा है जो सम्मिलित नहीं था। पहला था, दूसरा था और चौथा यानी डी था। जो ये सी है ना आपका, सी है ना, ये सम्मिलित नहीं था। ऑप्शन सी यहां पे सही है आपका। देखिए, जो 42वां संविधान संशोधन होता है ना 1976 में, उसके तहत इसको जोड़ा गया था। दोस्तों, भारतीय संविधान में मूलतः सम्मिलित ये पहले नहीं था। दोस्तों, तो ऑप्शन सी सही है यहां पे। 49 नंबर, निम्नांकित राजनीतिक दलों में से कौन सा एक वर्तमान में मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय राजनीतिक दल नहीं है? दोस्तों, बता दीजिए दोस्तों। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट बन सकता है। हाल ही में करंट के अंदर इस दल के जो संस्थापक है उनकी मृत्यु हो गई है। दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ये तो है, भारतीय जनता पार्टी है, समाजवादी पार्टी, यह है दोस्तों जो वर्तमान में मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय राजनीतिक दल नहीं है। समझ गए? प्रमुख राजनीतिक दल है उत्तर प्रदेश में, सक्रिय रूप से हैं। 1992 में इसकी स्थापना की गई थी मुलायम सिंह यादव के द्वारा। समझे? अगला क्वेश्चन 50 नंबर, शिमला समझौते पर किस वर्ष में हस्ताक्षर किए गए? बताइए दोस्तों। शिमला समझौता, शिमला समझौता हुआ, शिमला समझौता कब हुआ ये नहीं, शिमला समझौता 1971 में जो भारत पाक युद्ध होता है, भारत पाक युद्ध होता है, उसके पश्चात ये शिमला शहर के अंदर समझौता होता है 2 जुलाई 1972 को, 2 जुलाई 1972 को। समझे? जिसके अंदर एक संधि हुई थी जिसको समझौता कहते हैं, उस पर हस्ताक्षर हुए थे। शिमला, उसी को शिमला समझौता कहते हैं मित्रों। भारत से इंदिरा गांधी थी, पाकिस्तान की तरफ से जुल्फकार अली भुट्टो है, उन्होंने हस्ताक्षर किए थे। दोस्तों, अगला क्वेश्चन, निम्नांकित में से किस संयुक्त राष्ट्र महासचिव को नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? बान की मुन, कोफी अन्नान, बुतरस घाली, ट्रिग्वे ली। महासचिव की बात हो रही है मित्रों, बता दीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 2001 में नोबेल शांति पुरस्कार मिला था इनको, और यह मिला था कोफी अन्नान को। दोस्तों, कोफी अन्नान को। दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
कोफी अन्नान मूल रूप से कहाँ के हैं? गाना के हैं। कहाँ के हैं? गाना का। और 2018 में इनका क्या हो गया है? निधन हो गया दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 52, निम्नांकित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? राज्य राजनीतिक दल। यह डीपली क्वेश्चन आया आपके सामने, बता दीजिए दोस्तों। सबसे पहले असोम गण परिषद, केरल कांग्रेस, शिरोमणि अकाली दल और लोक जनशक्ति पार्टी। प्रतीक कौन सा गलत है वो आपको बताना है। असोम गण परिषद का हाथी है दोस्तों केरल कांग्रेस, सीडी नहीं है, दो पत्ती है इसकी। शिरोमणि अकाली दल तराजू है, लोक जनशक्ति पार्टी का बंगला है दोस्तों। तो यहां पे बी ऑप्शन है जो आपका सही सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 53, भारत में केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित सरकारिया आयोग प्रतिवेदन किस वर्ष प्रस्तुत किया था? केंद्र एवं राज्यों के मध्य विवाद को सुलझाने के लिए सरकारिया आयोग का गठन किया गया था, जिसने 1987 में एक रिपोर्ट दी थी लगभग 1600 पेजों की। 1600 पेज थे उस रिपोर्ट में। केंद्र सरकार को यह रिपोर्ट दी थी 1987 में, जबकि इसका प्रतिवेदन की बात है यहां पे, तो प्रतिवेदन है 1987 में ही दिया था दोस्तों। बात गठन की करें ना तो गठन हुआ था इसका 1983 में। प्रतिवेदन ये रिपोर्ट ही है, प्रतिवेदन 1600 पेजों की। क्वेश्चन नंबर 54 है, भारत के सकल घरेलू उत्पाद में विनिर्माण क्षेत्र का हिस्सा वर्ष 2017-18 में था। कितना था? 50, 30, 16 या 8? कितना था दोस्तों? सकल घरेलू उत्पाद में विनिर्माण का 2017-18 में हिस्सा था 16%। कितना था? 16%। क्वेश्चन नंबर 55, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय के द्वारा 2015 में राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी में संशोधन के पश्चात भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास की दर की गणना के लिए निम्न में से किस माप का प्रयोग किया जाता है? यह अच्छा क्वेश्चन आया है। 4 ऑप्शन है, मैं पी रहा हूं पानी मित्रों, तब तक आपको कर देना है कमेंट इसका। जो भी साथी जुड़ रहे हैं, 55 क्वेश्चन हुए, मैंने कुछ भी नहीं बोला। अब एक छोटी सी बात बोल रहा हूं आपको, 2 बातें हैं। क्वेश्चन बड़ा है तो आप पढ़िए, उत्तर दीजिए। पहली बात, शेयर कर दो। जैसे ही क्वेश्चन आता है आपने उत्तर दे दिया तो शेयर कर दें उस समय में। सभी मित्रों से अनुरोध है, देखते हैं कितने मित्र शेयर करते हैं आज इसको। दूसरा क्वेश्चन ये है आपका, दूसरा मेरा ये है जवाब कि जो भी साथी अच्छी तरह से तैयारी कर रहे हैं, वो एप्स एंड नोट्स है वो प्राप्त करिए, उनको पढ़िए। कम समय में आप संपूर्ण तैयारी प्रथम पेपर की कर पाएंगे उनके द्वारा। लास्ट 25 दिन है, उसके अंदर संपूर्ण प्रथम पेपर है, उसका अध्ययन कर सकते हैं आप नोट्सों से। तो इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन डी, स्थिर बाजार कीमतों पर सकल घरेलू उत्पाद दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 56, निम्न में से किस वर्ष में भारत की स्थिर कीमतों पर प्रति व्यक्ति विशुद्ध राष्ट्रीय आय में गिरावट सर्वाधिक रही? प्रति व्यक्ति आय, विशुद्ध राष्ट्रीय आय है, उसमें गिरावट सर्वाधिक किस वर्ष रही? बताइए दोस्तों, सिंपल सा क्वेश्चन है, ये भी है। कमेंट कर दे जल्दी से। 1979-80 के दौरान दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 57, प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? यह योजना वर्ष 2017 में प्रारंभ की गई। यह योजना भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा लागू की जा रही है। 2016 से 2020 की अवधि में के लिए इस योजना हेतु 6000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। इस योजना के अंतर्गत खेत से खुदरा बिक्री केंद्रों तक दक्ष आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन के साथ आधुनिक अवरचना का सर्जन करना है दोस्तों। बता दीजिए दोस्तों, अच्छा क्वेश्चन है आपके लिए ये।
यहां पे पहला सही है, सी सही है और डी सही है, जबकि यह गलत है, बी वाला। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय नहीं करता है, लागू की इसने। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के द्वारा यह लागू की गई दोस्तों, याद रखना आपको। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 57। भारतीय वायुसेना ने राजस्थान में जहां युद्धाभ्यास वायु शक्ति 2019 करना तय किया, कौन सी जगह है? बाड़मेर, पोखरण, बीकानेर, जयपुर। वायु शक्ति युद्धाभ्यास 2019 कहां पर? पोखरण में, जैसलमेर में है ये पोखरण आपका, समझ गए? क्वेश्चन नंबर 59। वर्ष 2018 में भारत के सर्वश्रेष्ठ 10 पुलिस स्टेशनों में राजस्थान के 2 पुलिस स्टेशनों को पहला और 7वां स्थान मिला। पहला स्थान पाने वाला पुलिस स्टेशन आपको यहां पर बताना है दोस्तों। 2018 के अकॉर्डिंग है ये, भारत के 10 सर्वश्रेष्ठ। पहले स्थान पे कौन सा था, 7वें स्थान पे कौन सा था? 7वां तो था लाखेरी पुलिस स्टेशन, बूंदी वाला। पहले स्थान पर 3 बचे हैं, बता दो कौन सा था? कालू पुलिस स्टेशन, बीकानेर, यह पहले स्थान पर था दोस्तों, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 60। निम्नलिखित में से किसका दिसंबर 2018 में राजस्थान क्रिकेट संघ के अध्यक्ष के रूप में चयन हुआ था? वर्तमान में कौन है? वैभव गहलोत है दोस्तों, वर्तमान में वैभव गहलोत है। दिसंबर 2018 की अगर हम बात करते हैं तो उस समय कौन, किसका हुआ था? सीपी जोशी का। पीसी जोशी मत कर देना। देखिए यही होता है क्वेश्चन, ये रियल में एग्जाम में आया हुआ है 2018-19 वाले में, रियल क्वेश्चन है ये आपके लिए। पीसी जोशी, सीपी जोशी कंफ्यूज होते हैं, ऊपर से रुचिर मोदी 2 नंबर आया, पीसी जोशी हाँ के यही होगा कर देते हैं, जबकि हो जाता है गलत, सीपी जोशी सही है ये। क्वेश्चन नंबर 61 है, निम्न में से कौन सा कथन महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम के बारे में सही नहीं है? आपको बताना है, बता दो दोस्तों। सिंपल क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जल्दी से बता दो दोस्तों। सिंपल सा क्वेश्चन है ये। अभी ये मान के चलिए 39 क्वेश्चन शेष है, थोड़ी स्पीड ले लें क्या मित्रों? चलो लेते हैं स्पीड। पहला ही गलत है यहां पे, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2 अक्टूबर से थोड़ी है मित्रों, 2 फरवरी से है, थोड़ा सा 2 फरवरी 2006 से लागू हुआ था। कहां से लागू हुआ था? आंध्र प्रदेश राज्य से दोस्तों, आंध्र प्रदेश राज्य से। बाकी जो BCD है ये तीनों सही है आपके। क्वेश्चन नंबर 62 है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान ने 10वीं कक्षा की 2019 की परीक्षाएं कराने की तिथियां तय की। ये क्वेश्चन अब नहीं आएगा, ये क्वेश्चन क्यों रखा है मैंने, कारण क्या है मेरा मित्रों? ये क्वेश्चन 2018-19 के एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए रखा है ये क्वेश्चन, आगे नहीं आएगा, कोई काम में नहीं आएगा आपके, लेकिन 2022 का तो बन ही सकता है ना इस प्रकार का क्वेश्चन। और यहां पे आपका ऑप्शन ए सही रहेगा, 14 से 27 मार्च। 63, राजस्थान के नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का शपथ ग्रहण समारोह जयपुर में जहां आयोजित हुआ, सिटी पैलेस, अल्बर्ट हॉल, हवा महल, विधानसभा। पहली बार 1998 से 2003 के मध्य बने थे, दूसरी बार 2008 से 2013 के मध्य बने थे, तीसरी बार 2018 से लेकर वर्तमान तक है ही, तीसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं अशोक गहलोत। कहां पर था ये? अल्बर्ट हॉल में दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 64, राजस्थान सरकार में अशोक चांदना जिसके मंत्री है, हिंडोली से विधायक है अशोक चांदना, किसके मंत्री है दोस्तों? बताइए दोस्तों।
यूथ कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष भी चांदना पहले रहे हैं। युवा मामलात एवं खेल मंत्री है दोस्तों, युवा मामलात एवं खेल मंत्री। क्वेश्चन नंबर 65, राजस्थान के उद्यान कृषि विभाग ने जहां कृषि पारिस्थितिकी पर्यटन एवं अंतर्राष्ट्रीय पुष्प अनुसंधान केंद्र विकसित करने की योजना बनाई है, जगह बता दीजिए। माउंट आबू, जोबनेर, पुष्कर, जयपुर। अच्छा क्वेश्चन है ये इस बार के लिए भी। कहां पर? माउंट आबू के अंदर दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 66, जनवरी 2019 में पुणे में आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम्स में भीलवाड़ा की फिरदौस कायम खानी ने किस स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता? बताइए दोस्त। 200 मीटर बटरफ्लाई, बैडमिंटन, 100 मीटर दौड़, टेबल टेनिस। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2019, जनवरी 2019 पुणे के अंदर आयोजित हुए थे। फिरदौस कायम खानी ने स्वर्ण पदक जीता था। वो जीता था 200 मीटर बटरफ्लाई गेम्स में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 67, दिसंबर 2018 में गांव मामोसर में 2 दिवसीय लोक संगीत और कला उत्सव का आयोजन किया गया। यह गांव राजस्थान के किस क्षेत्र में अवस्थित है? बताइए मित्रों जल्दी से। शेखावाटी क्षेत्र। कहां पर है? शेखावाटी में। क्वेश्चन 68, रमन एवं अनमोल की एक ही बुद्धि लब्धि है जो 120 है। रमन अनमोल से 2 वर्ष छोटा है। रमन अनमोल से 2 वर्ष छोटा है। समझे यहां से कुछ? रमन है जो अनमोल से 2 वर्ष छोटा है। यदि अनमोल 12 वर्ष का है तो रमन कितना हो गया? रमन अनमोल से 2 वर्ष कितने का हो गया? 10 वर्ष का। तो मानसिक आयु ज्ञात कर दीजिए। दोस्तों बुद्धि लब्धि का देखिए, यहां पे हमें एक चीज दी गई है, बुद्धि लब्धि दी गई है। तो बुद्धि लब्धि का सूत्र क्या होता है? बुद्धि लब्धि। समझ गए शॉर्ट में? मानसिक आयु, ये मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु इंटू 100 हो गया। बुद्धि लब्धि 120 हमें दी गई है बराबर। अब देखिए यहां पे रमन अनमोल से 2 वर्ष छोटा, अनमोल 12 वर्ष का है, तो रमन 10 वर्ष का है, मतलब वास्तविक आयु 10 दी गई है। वास्तविक आयु हमें 10 वर्ष दी गई है। मानसिक आयु में ज्ञात करनी है और गुणा कर दो 100 से। ये 100, 0 से 0 गया, 0 से 0 गया। क्या आ गई रमन की मानसिक आयु? x का मान 12 आया है, मतलब 12 वर्ष। तो रमन की मानसिक आयु 12 वर्ष है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 69, वह प्रथम मनोवैज्ञानिक जिसने मानव व्यक्तित्व के अवचेतन भाग की व्यवस्थित रूप में छानबीन का प्रयास किया? अल्बर्ट बांडुरा, थोरनडाइक, मैक्स वर्दिमर, सिगमंड फ्राइड। अवचेतन भाग की व्यवस्थित रूप से छानबीन किसने की थी? बता दीजिए। फ्राइड ने व्यक्तित्व का मनोविश्लेषणवाद का सिद्धांत दिया था। व्यक्ति के 3 भाग बताए थे मन के, अचेतन, अवचेतन और चेतन। समझे आप? यहां पे अवचेतन मन की व्यवस्थित रूप से छानबीन की थी, वो की थी सिगमंड फ्राइड ने ही दोस्तों। क्वेश्चन 70, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अधिगम के बारे में सर्वाधिक उपयुक्त है? यह प्रक्रिया है, उत्पाद नहीं। यह अप्रकट प्रक्रिया है, यह अनायास होता है, यह व्यवहार में अस्थायी परिवर्तन है। बात किसकी? अधिगम के बारे में है। सर्वाधिक उपयुक्त जो कथन है उसकी बात हमें यहां पर करनी है दोस्तों। उपयुक्त कथन पहला ये प्रक्रिया है, उत्पाद नहीं। ये प्रक्रिया है, कोई उत्पाद नहीं है दोस्तों। यही है सबसे उपयुक्त कथन दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 71, एक विचार अथवा ये अवधारणा के निर्माण में
उपयुक्त वैचारिक प्रक्रिया जो नई, मौलिक तथा उपयोगी है, क्या कहलाती है? सृजनात्मकता, उपलब्धि, बुद्धि, व्यक्तित्व, क्या कहलाती है दोस्तों? बता दो, क्या कहलाती है? सृजनात्मकता कहलाती है मित्रों। क्वेश्चन आ रहा है 72। राजस्थान विधानसभा में विपक्ष के नेता वसुंधरा राजे हैं, कालीचरण सर्राफ है, गुलाब चंद कटारिया है, अरुण चतुर्वेदी है। कौन है? गुलाब चंद कटारिया दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 73। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत अधिगम के व्यवहारवादी सिद्धांतों में सम्मिलित नहीं है? त्रुटि और प्रयास का सिद्धांत, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, क्षेत्र सिद्धांत, क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत। पूछा किसका है? देखिए, त्रुटि एवं प्रयास का सिद्धांत किसने दिया था? थोरनडाइक ने। शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया था? पावलोव ने। क्षेत्र सिद्धांत किसने दिया था? लेविन ने। क्वेश्चन तैयार हो रहे हैं साथ में आपके। क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत स्किनर ने। थोरनडाइक, पावलोव, स्किनर, व्यवहारवादी सिद्धांत सही है आपका। जबकि कोलर है, टोलमैन है, लेविन है, बंडूरा है, मास्लो है, ये संज्ञानवादी है। इसका मतलब क्षेत्र सिद्धांत है यहां पे, सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 74। बीएफ स्किनर का अधिगम सिद्धांत मुख्यतः प्रयोगशाला प्रयोगों पर आधारित था, जबकि हल का सिद्धांत किस पर आधारित था? स्किनर का प्रयोगशाला प्रयोगों पर आधारित, जबकि हल का सिद्धांत परिकल्पनाओं, गणितीय गणनाओं, प्रयोगशाला से बाहर किए गए प्रयोगों या सामाजिक अधिगम। बीएफ स्किनर का सिद्धांत कौन सा अधिगम का? क्रिया प्रसूत सिद्धांत, यही है ना दोस्तों, यही है ना जो प्रयोगशाला पर है। हल का कौन सा है? परबलन सिद्धांत। हल का सिद्धांत कौन सा है? परबलन का सिद्धांत। हल का सिद्धांत है ना परबलन का सिद्धांत, परबलन सिद्धांत। एक एक जानकारी इंपॉर्टेंट रहती है हमारे लिए मित्रों। जो गणितीय गणनाओं पर आधारित था, किस पर था? गणितीय गणनाओं पर। क्वेश्चन नंबर 75। निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम का निर्मितिवादी विचार नहीं है? अधिगम का निर्मितिवादी विचार नहीं है, कौन सा नहीं है? कमेंट कर दो मित्रों थोड़ा सा स्पीड के साथ। चलो हम देखते हैं। अधिगम वैसा का वैसा हूबहू संप्रत्यात्मक स्कीमा, यह निर्मितिवाद विचार नहीं है दोस्तों आपका, यह गलत है आपका। ए, ऑप्शन ए यहां पे। क्वेश्चन नंबर 76 आ रहा है। गेने के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से 8 में से 4 अधिगम प्रकारों का सही पदानुक्रमिक है दोस्तों? रॉबर्ट गेने के अनुसार, रॉबर्ट गेने ने अधिगम के 8 प्रकार बताए थे, देख लीजिए। पहला संकेत, दूसरा उद्दीपन अनुक्रिया, उद्दीपन अनुक्रिया, शॉर्ट में लिख रहा हूं समझ जाना। तीसरा श्रृंखला अधिगम हो गया। चौथा कौन सा था? शाब्दिक साहचर्य, शाब्दिक साहचर्य। 4 तो हो गए यहां पे। 5वां विभेदीकरण, विभेदीकरण। 6वां संपर्ते। 7वां सिद्धांत अधिगम या अधिनियम, अधिनियम या सिद्धांत, सिद्धांत याद रख लो, ये सिद्धांत। और अंतिम है आपका जो समस्या समाधान है, समस्या समाधान। अब देख लीजिए इनमें से, अब मिला लीजिए आप। देखिए सबसे पहले संपर्ते, सिद्धांत, बहुविभेदीकरण, समस्या समाधान। तो ये देखिए अंत वाले ही 4 आ रहे हैं, अंत वाले 4 है, उनमें सबसे पहले विभेदीकरण। तो विभेदीकरण ये रहा, विभेदीकरण, फिर है संपर्ति ये रहा, फिर है सिद्धांत ये रहा, और फिर है समस्या समाधान ये रहा। तो डी ऑप्शन यहां पे सही पदानुक्रमिक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 77। निम्नलिखित में से कौन सी व्यक्तित्व आकलन की प्रक्षेपी तकनीक नहीं है?
बालक अंतर्बोध परीक्षण, शब्द साचार्य परीक्षण, वाक्य पूर्ति परीक्षण, मिनीसोटा बहुस्तरीय व्यक्ति अनुसूची। पूछा किसका है? व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपी तकनीक। शब्द साचार्य है, रोरसा इंक ब्लोट परीक्षण है, बाल अंतर्बोध है, मर्रे प्रासंगिक है, मोजाइक परीक्षण है, शाब्दिक पूर्ति परीक्षण है, ड्रा ए मेन परीक्षण है। तो यहां से कौन सी नहीं हुई आपकी, बता दीजिए दोस्तों, कौन सी नहीं हुई? मिनीसोटा वाला। तो ये मिनीसोटा बहुस्तरीय व्यक्तित्व अनुसूची, व्यक्तित्व आकलन की प्रक्षेपी तकनीक नहीं है दोस्तों। क्वेश्चन 78, निम्नलिखित में से कौन सी अच्छे समायोजन की विशेषता नहीं है? अपनी शक्तियों एवं सीमाओं का ज्ञान, आकांक्षाओं का पर्याप्त स्तर, प्रतिकूल परिस्थितियों से जूझने की क्षमता, महत्वपूर्ण गलतियां खोजने की अभिवृत्ति। समायोजन की विशेषता नहीं है। पहली है, बी है, सी है, डी नहीं है आपकी। गलतियां खोजने की अभिवृत्ति, ये कैसी समायोजन की विशेषता हुई दोस्तों? ये नहीं है आपकी। क्वेश्चन नंबर 79, निम्नलिखित में से अध्यापक का कौन सा कार्य विद्यार्थियों की सृजनात्मकता में रुकावट है? विद्यार्थियों को नवाचारों के लिए प्रेरित करना, विद्यार्थियों को शीघ्रता से निर्णय के लिए जोर डालना, विद्यार्थियों को किसी वस्तु के हर संभव उपयोगों पर विचार के लिए कहना, विद्यार्थियों के भिन्न भिन्न रूप से विचार करने को प्रोत्साहित करना। सृजनात्मकता में रुकावट इनमें से कौन सा है? पहला तो नहीं है आपका, विद्यार्थियों को शीघ्रता से निर्णय के लिए जोर डालना, यह है दोस्तों आपका, यह सृजनात्मकता में रुकावट है दोस्तों आपकी। अच्छा क्वेश्चन भी है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपके लिए यह बन सकता है दोस्तों। आगे चलते हैं 80 नंबर क्वेश्चन की ओर। भारतीय चिकित्सकों फिजिशियन के अनुसार व्यक्तित्व के 3 अवयव पीत, वात, कफ है। व्यक्तित्व का यह वर्गीकरण क्या कहलाता है? मनोविश्लेषण सिद्धांत, घटना क्रिया शास्त्र सिद्धांत, प्रकार सिद्धांत या शील गुण सिद्धांत। देखिए यहां पे बताया पीत यानी बाइल, ये पीत जनित रोगों से पीड़ित रहते हैं। ऐसे व्यक्ति दुबले पतले और क्रोधी स्वभाव के होते हैं। दूसरा वात प्रधान व्यक्ति यानी वात यानी वायु, ऐसे व्यक्ति शारीरिक दृष्टि से मोटे होते हैं। कफ यानी मयूकस, ये कफ वाले होते हैं ना, ये दुबले पतले व खांसी से पीड़ित होते हैं दोस्तों। और यह है प्रकार सिद्धांत दोस्तों। कौन सा है? प्रकार सिद्धांत। आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 81, निम्नलिखित में से व्यक्ति की कौन सी विशेषता सामूहिक बुद्धिमान व्यक्ति की विशेषताओं में सम्मिलित नहीं है? दूसरे के विभिन्न प्रकार के संवेगों को पहचानना, संवेगों की अभिव्यक्ति पर नियंत्रण न रख पाना, अपने संवेगों की प्रकृति और तीव्रता को सही प्रकार समझना, संवेगों की अभिव्यक्ति को सही प्रकार से नियमित करना। देखिए निम्नलिखित में से व्यक्ति की कौन सी विशेषता सामूहिक बुद्धिमान व्यक्ति की विशेषताओं में सम्मिलित नहीं है? संवेगों की अभिव्यक्ति पर नियंत्रण न रख पाना, यह है दोस्तों बी ऑप्शन। क्वेश्चन 92, मंद गति से सीखने वाले बालकों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शैक्षिक प्रावधान उपयुक्त नहीं है? उपचारात्मक प्रतियोगिता न रखना, त्वरण या लेबलिंग न करना। मंद गति से सीखने वाले बालक है, उनके लिए कौन सा शैक्षिक प्रावधान है जो उपयुक्त नहीं है? त्वरण वाला दोस्तों, यह उपयुक्त नहीं है आपका। इनके लिए उपचारात्मक शिक्षण ही सबसे बेस्ट माना जाता है। अगला क्वेश्चन, अधिगम में अभिप्रेरणा का निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं है? अधिगम के अंदर अभिप्रेरणा का इनमें से कौन सा कार्य है जो नहीं है दोस्तों? बता दीजिए। जीव को क्रमहीन तरीके से गतिमान करने में मदद करना, जीव के व्यवहार को ऊर्जा प्रदान करना व और बनाए रखना, जीव के व्यवहार को निर्देशित और नियंत्रित करना, जीव की क्रिया को चयनित ध्येय की तरफ निर्देशित करना। अधिगम में अभिप्रेरणा का निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं है? कौन सा नहीं है? जीव को क्रमहीन तरीके से गतिमान करने में मदद करना, यह कार्य नहीं है दोस्तों। ऑप्शन है क्वेश्चन 84। एक 5 वर्ष यानी 83 नंबर क्वेश्चन यहां से हमारा हट गया दोस्तों।
देखिए हम पहले कौन सा देख रहे थे, 83 देख रहे हैं दोस्तों। अब 84 की तरफ तो अब चले हम, कोई बात नहीं, पूरे हैं क्वेश्चन। एक 5 वर्ष की शारीरिक आयु वाला बालक बालिका 7 वर्षीय आयु वाले के समान परीक्षण परीक्षण पदों को सफलतापूर्वक पूर्ण कर लेता या लेती है तो उसकी बुद्धि लब्धि होगी। बता दीजिए, सिंपल क्वेश्चन है। देखिए आराम से समझिए, बुद्धि लब्धि से रिलेटेड एक क्वेश्चन आएगा आपके, चाहे रीट में आए चाहे सेकंड ग्रेड में आए, एक मिलेगा आपको। बुद्धि लब्धि सूत्र क्या होता है, क्या होता है मित्रों? मानसिक आयु बट्टा वास्तविक आयु इंटू 100। अब देखिए, एक 5 वर्ष की शारीरिक आयु, यानी शारीरिक आयु ने वास्तविक आयु कितनी दी है, 5 दी है। बालक या बालिका है जो 7 वर्षीय आयु वाले बालक के समान परीक्षण करे, यानी मानसिक आयु उसकी कितनी है, 7। तो 7/5 इंटू 100, 5 से ये 20 बार, 20 इंटू 7 140। बुद्धि लब्धि कितनी आ गई, 140 आ गई आपकी। हो गया ना सरल। क्वेश्चन 85, किशोरों के शारीरिक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? द्वितीय लैंगिक लक्षणों विशेषताओं का विकास, शारीरिक क्रियाओं और योग्यताओं में वृद्धि, मांसपेशीय ताकत में वृद्धि, शरीर के अनुपात में कोई परिवर्तन न होना। तो देख, किशोर यानी किशोरावस्था में जो शारीरिक विकास है उसके संदर्भ में कौन सा कथन है जो असत्य गलत है? पहला सही, दूसरा सही, तीसरा सही, लेकिन चौथा देखिए, अनुपात में तो परिवर्तन होगा, न होना मतलब यह गलत है आपका, ऑप्शन डी यहां पे। क्वेश्चन 86, निम्नलिखित में से कौन सा एक अभिक्षमता परीक्षण का उपयुक्त अनुप्रयोग है? होगा अभिक्षमता परीक्षण का उपयुक्त अनुप्रयोग होगा। बालक ने अध्यापक की कक्षा में क्या सीखा, इसका परीक्षण करना। बालक के गणित के मानकों के निर्धारण का परीक्षण करना। बालक के चिकित्सा व्यवसाय डॉक्टरी में सफल होने का परीक्षण। बालक का बोर्ड की कक्षा को पास कर सकने के निर्धारण का परीक्षण करना। अभिक्षमता परीक्षण का उपयुक्त अनुप्रयोग इनमें से आपका है, वो है ये सी वाला, बालक के चिकित्सा व्यवसाय डॉक्टरी में सफल होने का परीक्षण। क्वेश्चन 87, एक बालक बुद्धि में औसत है, उपलब्धि अभिप्रेरणा में उच्च है, सृजनात्मकता में निम्न है और सामाजिक विकास में औसत है। ये किसका उदाहरण है? ये अंतर्वैयक्तिक भिन्नता का, अंतःवैयक्तिक भिन्नता का, मापनीय व्यक्तिक भिन्नता का या अवलोकनीय व्यक्तिक भिन्नता का? बुद्धि में औसत, उपलब्धि अभिप्रेरणा में उच्च, सृजनात्मकता में निम्न, सामाजिक विकास में औसत, मतलब अंतःवैयक्तिक भिन्नता का यह उदाहरण है दोस्त। क्वेश्चन आ रहा है 88, बालक के विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? यह आपको ही बताना, मैं कुछ नहीं करूंगा, मात्र आपको 20 सेकंड का समय दूंगा। पढ़िए और उत्तर दे दीजिए इसका। जल्दी से, बालक के विकास के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? साफ साफ दिखाई दे रहा है, साफ साफ दिखाई दे रहा है दोस्तों। बालक का विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है ना, तो विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर अग्रसर होता है, डी ऑप्शन। क्वेश्चन आ रहा है 90, एक क्वेश्चन यहां पे कुछ मिस्टेक थी, वो उठा दिया मैंने क्वेश्चन। गुर्जर प्रतिहारों की राजधानी कौन सी थी? पीलोमोलो भीनमाल यानी बूढ़ा पुष्कर यानी अजमेर, मांडवेपुर यानी जोधपुर और जांगल यानी बीकानेर। गुर्जर प्रतिहारों की राजधानी बताइए दोस्तों। पीलोमोलो यानी बीनमाल थी दोस्तों। पीलोमोलो किसने कहा है? हवेनसांग ने, चीनी यात्री हवेनसांग ने दोस्तों। क्वेश्चन 91, मारवाड़ मयूरल्स के लेखक कौन है? यह सिंपल सा क्वेश्चन है आपके लिए। मारवाड़ मयूरल्स के लेखक कौन है दोस्तों? जयसिंह नीरज, रामावतार अग्रवाल, महाराजा भक्त सिंह, सावंत सिंह। कौन है? रामावतार अग्रवाल दोस्तों, रामावतार अग्रवाल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन 92,
रमझोल आभूषण मध्यकालीन मारवाड़ में शरीर के किस भाग से संबंधित है? कमर, नाक, पैर, अंगुली। रमझोल। मध्यकालीन मारवाड़ किससे है? पैर से का है, पैर का आभूषण रमझोल दोस्तों। क्वेश्चन 93, पृथ्वीराज राठौड़ द्वारा रचित पुस्तक वेली कृष्ण रुक्मणी किस भाषा में लिखी गई है? बहुत अच्छा क्वेश्चन। पिंगल डिंगल मारवाड़ी संस्कृत। पृथ्वीराज राठौड़ की सर्वोत्तम रचना इसको माना जाता है। वेली का प्रधान रस श्रृंगार इसके अंदर है दोस्तों, इंपॉर्टेंट चीज है ये। राव कल्याणमल के पुत्र थे पृथ्वीराज राठौड़, समझे आप, जो डिंगल भाषा के विद्वान थे, डिंगल भाषा के पंडित या योद्धा भी माना जाता है। बी ऑप्शन सही रहेगा। गिंदड़ नृत्य का संबंध किस स्थान से है? मारवाड़, शेखावाटी, ढूंढाड़ या वांगड़? होली का डांडारोपण होता है ना, उस दिन से लेकर होली के बाद तक ये नृत्य चलता रहता है दोस्तों, और शेखावाटी क्षेत्र में है ये। क्वेश्चन 95, ओसियां के जैन मंदिर किस जिले में स्थित है? ओसियां है वही जैन मंदिर है। कहां पर है? जयपुर, जैसलमेर, बाड़मेर या जोधपुर? बहुत सिंपल क्वेश्चन। पर्यटन की दृष्टि से ओसियां है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह आती है, जो जोधपुर जिले में स्थित है दोस्तों। क्वेश्चन 96, दादू पंत का साहित्य किस भाषा में संग्रहित है? मारवाड़ी, बागड़ी, मेवाती, ढूंढाड़ी? किस भाषा में दोस्तों दादू पंत का? बताइए। दादू दयाल जी का जो उपदेश है उसको दादूवाणी कहते हैं। दादू वाणी दोस्तों। दादू पंत की पीठ कहां पर है? नारायणा, सांबर, जयपुर में। कल भी था ये क्वेश्चन। किसमें है दोस्तों? ढूंढाड़ी भाषा में, ढूंढाड़ी में। क्वेश्चन 97, किस दुर्ग को गढ़बिटली के नाम से जानते हैं? तारागढ़, मेहरानगढ़, अचलगढ़ या कोम्बलगढ़? बिटली पहाड़ी पर स्थित है, इस वजह से इसको गढ़ बिटली कहते हैं। बिटली पहाड़ी पर है ये दुर्ग। कौन सा है? तारागढ़। अजमेरू दुर्ग भी इसको हम कहते हैं दोस्तों। क्वेश्चन 98, राजस्थान का क्षेत्रफल निम्नलिखित यूरोपीय देशों में से किनके क्षेत्रफल के लगभग बराबर है? नॉर्वे, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड और पोलैंड। नॉर्वे का क्षेत्रफल है 3,85,000 के आसपास। समझे आप? यहां पे इंपॉर्टेंट रह सकता है ये आपके लिए। बेल्जियम, स्विट्जरलैंड और पोलैंड। पोलैंड का क्षेत्रफल है 3,12,000 के आसपास। समझे यहां से? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए रह सकता है। बाकी ये स्विट्जरलैंड ये तो बड़े देशों में आ जाएंगे दोस्तों। नॉर्वे और पोलैंड इन दोनों के बराबर है। ए और डी, डी ऑप्शन सही रहेगा। अच्छा क्वेश्चन था ये आपके लिए। क्वेश्चन 99, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूटू की सहायता से सही उत्तर का चुनाव कीजिए। मित्रों, प्रदेश, पर्वत और चोटी आपको बतानी है। कौन से प्रदेश में कौन सी चोटी अवस्थित है वो बताना। उत्तरी अरावली, मध्य अरावली और दक्षिण अरावली। अरावली की चोटियां यहां पर आपको दी गई है दोस्तों। अब एक आशा है, एक क्वेश्चन और बचा हमारा। अभी तक जिन साथियों ने शेयर नहीं किया है वो अब शेयर कर देना। लाइक नहीं किया तो लाइक का बटन दबा दो। कुछ नहीं जाएगा आपका, हमारा मनोबल बढ़ेगा दोस्तों। अच्छे अच्छे क्वेश्चन, अच्छे अच्छे टेस्ट आपके सामने लेकर आऊंगा दोस्तों। तो यहां पे देखिए, उत्तरी अरावली की चोटी है बानगढ़, 649 मीटर ऊंचाई वाली। मध्य अरावली तारागढ़, ऊंचाई 870 मीटर। दक्षिण अरावली की ऋषिकेश कितनी है? 1017 मीटर, 1017 मीटर ऊंचाई। आ गया समझ में? यहां पे 3 2 1, 3 2 1 ही हो रहा है ना। 3 2 1 कहां पर है? 3 2 1 ये रहा बी में, बी ऑप्शन। और ये रहा आपका
आज का अंतिम क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी नदी राजस्थान के आंतरिक अफवाह तंत्र से संबंध नहीं है? रूपनगढ़, खंडेला, मेड़ा और मित्री। बताइए दोस्तों। देखिए, रूपनगढ़, खंडेला और मेड़ा ये तीनों आंतरिक अफवाह वाली नदियां हैं। समझ गए आप? रूपनगढ़ सलेमाबाद से निकलती हुई सांबर झील में जाकर गिर जाती है। खंडेला की जो नदी है ये खंडेला नदी है, ये भी आंतरिक प्रवाह की नदी है। जबकि यहाँ पे एक दी गई है मेंढा नदी। मेंढा नदी है, बेराट की पहाड़ियों से निकलती है और नागौर जिले में प्रवेश कर सांबर झील में गिर जाती है। समझे? यहाँ पे बची आपकी मित्री। मित्री नदी ये से चलती हुई किस में गिर जाती है? लूनी में। इसका मतलब आंतरिक प्रवाह की नहीं है ये नदी, तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही रहेगा दोस्तों। ये थे आपके मॉडल पेपर सेकेंड ग्रेड पेपर प्रथम के लिए 100 प्रश्नों का कंप्लीट मॉडल टेस्ट पेपर। कैसा लगा आपको और कितने पर्सन आपने सही अटेंड किए? कमेंट कर देना। और आशा है जो साथी हमारे साथ जुड़े हैं वो हमारा काम भी करेंगे, शेयर भी करेंगे। विश्वास आप पर बनाकर रख के चल रहे हैं तो शेयर कर दो मित्रों। लाइक, शेयर, और जो नए साथी जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।